हेलो फ्रेंड्स, इट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री विश्व 1945 के बाद का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, व्यू उपनिवेशीकरण और उसके बाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ सके। इस वीडियो में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो ज़रूर पूरा देखें। तो चैप्टर का नाम है व्यू उपनिवेशीकरण और उसके बाद अल्जीरिया और इंडोनेशिया। इसमें हम देखेंगे कि व्यू उपनिवेशीकरण क्या होता है और उसके बाद क्या स्थिति बनी हुई है। साथ में ही हम अल्जीरिया और इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, विउपनिवेशीकरण का जो अर्थ है वो है औपनिवेशिक शासन का अंत। जब औपनिवेशिक शासन का अंत हो जाता है तब हम कहते हैं कि वहाँ पर विउपनिवेशीकरण हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी से कई यूरोपीय देशों ने एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों को अपना उपनिवेश बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। परंतु कई कारणों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक शक्तियों जैसे कि अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा डचों को या इत्यादियों को, जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं, उनको अपने उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा और इसी को ही विउपनिवेशीकरण कहा गया। जैसे कि भारत अंग्रेजों का 200 सालों तक उपनिवेश बना रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 के को भारत को जब आज़ादी मिल गई तो भारत का विउपनिवेशीकरण हो गया। अगर हम विउपनिवेशीकरण को समझें तो हम यूँ भी समझ सकते हैं, जब उपनिवेश का अंत हो जाता है और किसी देश को आज़ादी मिल जाती है तो हम उसे विउपनिवेशीकरण कहते हैं। विउपनिवेशीकरण को औपनिवेशिक शक्तियों से स्वदेशी लोगों को देश का शासन हस्तांतरित करने के रूप में समझा जा सकता है। मतलब विउपनिवेशीकरण में क्या होता है कि औपनिवेशिक शक्तियां देश का शासन, स्वदेशी जो देश के जो मूल लोग हैं उनके हाथों में शासन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने विउपनिवेशीकरण का अर्थ अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि विउपनिवेशीकरण का क्या कारण था। आखिर क्या कारण था कि यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ, इसके दो कारण थे। विउपनिवेशीकरण के दो कारण थे, एक था यूरो केंद्रित और दूसरा था बाह्य केंद्रित। तो क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वहाँ पर आर्थिक गिरावट आ चुकी थी। मतलब यूरोपीय देश पैसे से बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे और वो अपने उपनिवेशों को संभाल नहीं सकते थे। और दूसरी बात, वहाँ का जो उपनिवेश के जो लोग थे वो अपना समर्थन वापस ले रहे थे। जैसे कि भारत जैसे देश में कई आंदोलन चल रहे थे और लोग सरकारी नौकरियों का त्याग कर रहे थे, रिज़ाइन दे रहे थे। मतलब औपनिवेशिक शक्तियों को अपना शासन चलाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि उन्हें लोगों का समर्थन ही नहीं मिल रहा था और इस कारण से उन्हें कई राष्ट्रों को छोड़ना पड़ा और कई राष्ट्रों को स्वतंत्रता देनी पड़ी। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, जिसके सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ती रही और उन्होंने, जो सदस्य देश थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन्होंने उपनिवेश का विरोध किया और राष्ट्रों की स्वतंत्रता पर बल दिया। इसके साथ ही दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई, एक यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका, जिन्होंने लगातार उपनिवेशवाद का विरोध किया क्योंकि वो चाहते थे कि यूरोपीय कंट्रीज, जो देश थे यूरोपीय, वो और कमज़ोर हो जाएं, वो अपने उपनिवेशों को आज़ादी दे दें। इसलिए उन्होंने जो राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे उनका समर्थन किया और इस कारण से भी कई यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों को आज़ादी देनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, 1945 के बाद ही विउपनिवेशीकरण का प्रारंभ हुआ। उदाहरण के लिए 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और इसके साथ ही 1949 में डच ईस्ट इंडीज़ यानी कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर हार गए। ये विउपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम की, जो कि सिलेबस का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसियों ने 1830 में आक्रमण करके अल्जीरिया पर कब्जा कर लिया। यह एक हिंसात्मक आक्रमण था जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। अल्जीरिया को फ्रांस ने अपना हिस्सा घोषित किया। फ्रांस ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश घोषित नहीं किया बल्कि अपना हिस्सा घोषित किया। इसी के चलते फ्रेंच लोगों को अल्जीरिया में बड़ी संख्या में बसाया गया। परंतु समस्या वहाँ पैदा हो गई जब यूरोपीय लोगों को तो राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए, परंतु अल्जीरिया के मूल लोगों को उससे वंचित रखा गया। इससे अल्जीरिया के मूल लोगों को एहसास हुआ कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। परंतु अल्जीरिया की जो आबादी थी वो काफ़ी विविधतापूर्ण थी, जिसके कारण वहाँ पर 3 समूह बन गए थे और उन 3 समूहों के बीच राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। परंतु भले ही 3 समूह थे, परंतु वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, जिसके कारण वहाँ के युवाओं ने फ्रंट दे लिबरेशन नेशनले नाम की एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। ये जो नाम है सुनने में अजीब लग रहा है क्योंकि ये एक फ्रेंच नाम है। इसको शॉर्टकट में FLN पार्टी कहा जाता है। FLN के गठन के बाद अल्जीरिया में स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक गतिविधियां होने लगी, जो कि 1962 तक चली। जैसे कि कई पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किए गए, कई तरह के हमले किए गए, जिसमें करीब 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई।
और इसी के चलते फ्रांस की सरकार ने OAS का गठन किया जिसका काम FLN की गतिविधियों का जवाब देना था, मतलब एक तरह से हिंसा ही करना था। परंतु हिंसा के डर से यूरोपियों को अल्जीरिया छोड़ना पड़ा। मतलब यूरोपीय लोगों को लगा कि अगर हम यहाँ रहते हैं अल्जीरिया में तो हिंसा बहुत ज़्यादा होगी और हमारी जान जा सकती है, इसलिए उन्होंने अल्जीरिया को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। और इसी के चलते 1 जुलाई 1962 को अल्जीरिया को स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो उसका विउपनिवेशीकरण हो गया। परंतु क्या हुआ फ्रेंड्स, आज़ादी मिलने के बाद भी अल्जीरिया साधनहीन और शक्तिहीन हो गया, मतलब रिसोर्सेज ही नहीं रहे। इसके साथ ही अल्जीरिया में अशांति भी रही, क्योंकि जो FLN पार्टी थी वहाँ की, वो समाज के बहुलवादी स्वभाव के प्रति असहिष्णु हो गया था। मतलब जो पार्टी थी वहाँ की, वो अपनी विविधतापूर्ण जो समाज था उसको संभाल नहीं पा रही थी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम की। तो 18वीं शताब्दी में डच संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया को उपनिवेश बनाया। डच संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। परंतु 96 में कंपनी दिवालिया हो गई और जावा द्वीप और अन्य द्वीप समूह का नियंत्रण 1800 में डच राज्य को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब जो डच राज्य था, जो नीदरलैंड था, उसके अंडर में इंडोनेशिया का जो नियंत्रण है वो आ गया पूरा का पूरा। इसके साथ ही 1901 में डच राज्य द्वारा नैतिक नीति को अपनाया गया। जो डच सरकार थी उसने नैतिक नीति को अपनाया और इंडोनेशिया में काफ़ी विकास हुआ, जिसके कारण इंडोनेशिया के लोगों के रहन सहन के स्तर को सुधारा गया, सिंचाई शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। और जब इंडोनेशिया के लोगों को शिक्षा मिलने लगी तब उनको समझ में आने लगा कि किस तरह से डच लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके कारण समग्र इंडोनेशियाई राष्ट्रवाद विकसित हुआ और लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। और इसी कारण से कई राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ ताकि इंडोनेशिया को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। और साथ में ही समाज सुधार आंदोलन भी चलते रहे। आरंभ में डच अधिकारी स्थानीय पार्टियों और आंदोलन के बारे में सहिष्णु थे, मतलब एक तरह से सहयोग कर रहे थे, लेकिन वे बाद में दमनकारी हो गए। मतलब शुरू में जो डच अधिकारी थे वो स्थानीय पार्टियों का सहयोग कर रहे थे, जो सामाजिक आंदोलन हो रहे थे उनका सहयोग कर रहे थे, परंतु वो बाद में दमनकारी बन गए और उनकी राष्ट्रवाद की भावना को दबाने में एकजुट हो गए। परंतु इंडोनेशियाई राष्ट्रवाद को दबाया नहीं जा सका। इसके साथ ही युवा प्रतिज्ञा की घोषणा की गई, जिसमें एक मातृभूमि, एक राष्ट्र और एक भाषा पर बल दिया गया, जिससे जनता के बीच एकता का विकास हुआ। मतलब इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद की भावना का बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ, जिसके कारण डचों ने उनकी आवाज़ को दबाने के कारण दमनकारी रूप अपनाया। और जो वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, देश को आज़ाद करने के लिए जो आंदोलन चल रहा था इंडोनेशिया में, उसने बाहरी सहायता मांगी और जापान ने ये सहायता दी भी। परंतु जापान ने इंडोनेशिया पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया और एक कठोर शासन लागू किया था। 17 अगस्त 1945 को जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध हारने के 2 दिन बाद इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब पता चल गया कि जापान तो ऑलरेडी हार चुका है तो वो हमारे पर शासन कैसे कर सकता है, तो इसी 2 दिन बाद उसके हारने के बाद इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने विउपनिवेशीकरण पढ़ा है और अभी तक हमने अल्जीरिया और इंडोनेशिया के बारे में पढ़ लिया है। बट अब हमें पढ़ना है कि विउपनिवेशीकरण के बाद क्या स्थिति है। तो विउपनिवेशीकरण के बाद आता है उत्तर उपनिवेशीकरण। उत्तर उपनिवेशीकरण का अर्थ क्या है कि जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं उनका सांस्कृतिक प्रभाव आज भी अपने उपनिवेशों पर बना हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं, भले ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, परंतु जो उनकी संस्कृति है वो काफ़ी हद तक उसने भारत को प्रभावित किया है। आज के टाइम पर क्रिसमस भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वेस्टर्न कल्चर भी भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह अन्य देश हैं, वहाँ पर भी औपनिवेशिक शक्तियों की जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो काफ़ी हद तक वहाँ पर आज भी बना हुआ है और इसी को उत्तर उपनिवेशीकरण कहा गया है। तो अब हम बात करते हैं, इसके बाद जो आता है वो है नव उपनिवेशीकरण की बात करते हैं अब हम। तो फ्रेंड्स, नव उपनिवेशवाद की अवधारणा उस स्थिति को निरूपित करती है जहां विउपनिवेशीकरण के बाद भी औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण अप्रत्यक्ष तरीके से पूर्व के उपनिवेशों पर हावी है। मतलब यह है कि भले ही विउपनिवेशीकरण हुआ है, भले ही आज़ादी मिल गई है, परंतु आज भी उन औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने उपनिवेशों को नियंत्रित किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक उदाहरण देखें कि बेल्जियम ने कांगो को अपना एक उपनिवेश बनाया था लंबे समय तक, परंतु बेल्जियम ने भले ही कांगो को आज़ाद कर दिया, परंतु आज भी बेल्जियम MNSC सोसाइटी के माध्यम से कांगो की 70% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है।
मतलब बेल्जियम ने कांगो को आज तो आज़ाद तो कर दिया है, परंतु कांगो की 70% अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से बेल्जियम के नियंत्रण में है। तो इसी को नव उपनिवेशीकरण कहा गया है। इसे थोड़ा और गहराई में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप को ही नव उपनिवेशीकरण कहा जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक देश आज़ाद हो गए तो विकसित देशों ने इन नए स्वतंत्र देशों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए आर्थिक नीति का सहारा लिया। मतलब पैसे के बल पर जो ये नए देश आज़ाद हुए थे उनको अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की। जैसे कि कई सारे संगठन हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक इत्यादि, जो कि अमेरिका के नियंत्रण में है और उससे पूरा विश्व अमेरिका नियंत्रित कर रहा है, गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है। इसके साथ ही जो चीन है वो आर्थिक सहायता देकर श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये नव उपनिवेशीकरण के ही उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से अपना पूरा का पूरा चैप्टर समझ लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी आगे के चैप्टर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।